उस वजह से जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है और उस वजह से बैन लगाया जाता है। उसके मेरिट क्या हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर वो दोबारा से अप्लाई करना है। इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, आप फैक्ट तो उसमें डिस्क्लोज कर देते हैं, लेकिन पर जो रिफ्यूज़ल होता है इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमारा वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया है या 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो उसके बाद हम दोबारा से जो है वो अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उससे हमारी प्रोफ़ाइल जो है वो तो नहीं इफ़ेक्ट होगी। या ये है कि पिछले दिनों एक क्लाइंट की मुझे कॉल आई, तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि कहीं बार-बार वीज़ा अप्लाई करने से और बार-बार रिफ्यूज़ल से उनके ऊपर बैन तो नहीं लगा दिया जाएगा। तो बैन का तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर बना चुका हूँ कि बैन कभी भी री-एप्लीकेशन या रिफ्यूज़ल इसके ऊपर कभी भी बैन नहीं लगता। बैन हमेशा लगता है कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाएँ, काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स लगाएँ या आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करें, कोई फैक्ट आप छुपाएँ, उस वजह से जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है और उस वजह से बैन लगाया जाता है। कभी भी री-एप्लीकेशन या बार-बार अप्लाई करने की वजह से जो है या रिफ्यूज़ल की वजह से आपके ऊपर बैन नहीं लगता। तो जो लोग ये पूछते हैं कि क्या 1 दफ़ा रिफ्यूज़ल हुआ है, 2 दफ़ा रिफ्यूज़ल हुआ है तो हम अप्लाई कर सकते हैं और कितने टाइम के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए मैंने ये स्पेसिफ़िकली वीडियो बनाई है। वैसे मैं ये चीज़ बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है यूके का, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब वो री-एप्लीकेशन जो दोबारा अप्लाई करना है उन्होंने वीज़ा, तो उसमें अब देखना पड़ेगा कि उसमें उसके मेरिट क्या हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर वो दोबारा से अप्लाई करने जा रहा है। तो ये टेक्निकल चीज़ है, ये मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। उसमें सबसे पहले तो ये एनालिसिस करें कि उसमें जो है उसका रिफ्यूज़ल आया किस वजह से है। उसके फैमिली टाइज़ की वजह से आया रिफ्यूज़ल, उसका जो है वो जो पाकिस्तान के साथ टाइज़ हैं होम कंट्री के साथ वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस वजह से उसका रिफ्यूज़ल आया है। ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। उसके अलावा जो है वो एक ये भी रीज़न हो सकती है कि उसके फाइनेंशियल्स जो हैं उसमें इशू होगा। तो अब वो डिफरेंट टाइप के इश्यूज होते हैं, ये एक इसके ऊपर सेपरेट मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इस टाइप के रिफ्यूज़ल होते हैं और उनके क्या आपने उसके अगेंस्ट जो है उसका डिफेंस करना है। इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, आप फैक्ट तो उसमें डिस्क्लोज कर देते हैं लेकिन उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं आप देते, साथ कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते। क्योंकि यूके की वीज़ा एप्लीकेशन जो है इसमें कोई भी ऐसी कोई चेकलिस्ट नहीं होती कि आपने जो है वो यही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसमें आपने जो फैक्ट डिस्क्लोज किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने होते हैं। यूके की जो वीज़ा एप्लीकेशन है इसके ऊपर जो रिफ्यूज़ल होता है इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्डिंग भी यूज़ हुई होती है और बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है वो जो एप्लीकेंट है वो कंफ्यूज होता है और अगेन जब एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो वो फिर रिफ्यूज़ल हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि या तो वो उन चीज़ों को जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया वीज़ा ऑफिसर ने उनको वो टैकल नहीं करता, या ये होता है कि उनको वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं उसने किया होता, तो वो सेम मिस्टेक दोबारा उसने की है। तो इनका जो है प्रॉपर एनालिसिस करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें जो क्वेश्चन है कि री एप्लीकेशन आप कर सकते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि उस जो आप री अप्लाई कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को आप कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आप किस तरीके से उसमें जो है वो फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आपका जो वीज़े का रिफ्यूज़ल हुआ है, तो वो इस तरह का है कि आपके ऑलरेडी फैक्ट्स जो मौजूद हैं, जो ऑलरेडी आपका प्रोफाइल के फैक्ट्स हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर वो डिफेंड किया जा सके फिर तो आप फ़ौरन बेशक अप्लाई करते हैं। तो आप उसको बेहतर तरीके से जो है उसमें एक्सप्लेन करें, बेहतर एविडेंस लगाएँ, तो उसकी फ़ौरन रीअप्लाई आप उसे कर सकते हैं।
लेकिन अगर इस तरह का केस है कि आपके जिन फैक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो वो फ़ौरन चेंज नहीं हो सकते, तो आप री एप्लीकेशन अगर फाइल करेंगे तो उसमें अगेन रिफ्यूज़ल हो जाएगा, क्योंकि आपके फैक्ट तो सेम है। तो आप फिर कुछ टाइम वेट करेंगे, आपके वो फैक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फाइनेंशियल्स के ऊपर उसने एतराज़ किया है, या उसने कहा है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं और हमें ये खदशा है कि आप वहाँ आके जो है वो जॉब ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल। तो अब आप फैक्ट चेंज करने का वेट करें, आप जॉब ढूंढें या कोई बिजनेस हो, उसके बाद उसको कुछ टाइम आप रन करें, आप उसको प्रॉफिटेबल शो करें, तो उसके बाद जो है आप अप्लाई करें। अब आपके फैक्ट चेंज हो गए। तो इस तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स होती हैं। इसी तरह आपके टाइज हैं, वो आप पहले अनमैरिड थे, आप बाद में उसने टाइज के ऊपर एतराज़ किया, आप बाद में मैरिड हो गए, 3-4 साल के बाद आपके बच्चे भी होते हैं, तो आप फिर जो है वो उस टाइम अप्लाई करते हैं। तो आप ये शो कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो है फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे जो है वो टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं वापस भी आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें भी फैक्ट चेंज हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब अपने रिफ्यूज़ल का एनालिसिस कर रहे हो तो ये देखें कि उसने जो इतराज़ लगाया है ये इस तरह के फैक्ट हैं जो जिनको आप अभी फ़ौरन इम्प्रूव कर सकते हैं या इसके लिए टाइम चाहिए। तो ये उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर है जो कहते हैं कि हम फ़ौरन अप्लाई कर दें तो बेहतर है, या कुछ टाइम के बाद अप्लाई करें तो बेहतर है। तो ये आपके जो है वो पर्सनल जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ये सारा डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जो री एप्लीकेशन है इसके अलावा और क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके अलावा प्री एक्शन प्रोटोकॉल का ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और इसका स्कोप इस तरह लिमिटेड होता है क्योंकि इसमें आप कोई इस तरह का फैक्ट जो आपकी प्रोफाइल में ओरिजिनल फैक्ट है और आपने ऑलरेडी डिस्क्लोज़ किया भी है, लेकिन उसको वो वीज़ा ऑफिसर सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, या उसने बगैर आपकी एप्लीकेशन को एनालाइज किए जो है वो डिसीजन दे दिया, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने उसमें डिस्क्लोज़ नहीं की उसके ऊपर उसने खुद से अज्यूम करके जो है वो डिसीजन दे दिया। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो फाइल किया जा सकता है, और इसमें भी जो है वो वीज़ा मिलने के जो है चांसेस होते हैं। अब इसमें जो है वो री एप्लीकेशन के लिए जो है वो मेरी एडवाइस यही है कि आप सबसे पहले जो है अपनी जो ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी पहले, जिसके ऊपर रिफ्यूज़ल आया, वो एप्लीकेशन और आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर है, ये दोनों चीज़ें जो है किसी एक्सपर्ट को दिखाएँ, किसी इमिग्रेशन लॉयर को दिखाएँ, और उससे इसके ऊपर एनालिसिस करवाएँ कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जब आप उसके ऊपर एनालिसिस करवाएँगे, आप मिस्टेक्स को जो है वो कवर अप करेंगे, तो क्योंकि इसमें इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जो है वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर रिफ्यूज़ल का डिसीजन दिया गया होता है। तो उसको जो है आप लीगली अगर टैकल करते हैं तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आप उन ऑब्जेक्शन को जो है वो जो वीज़ा ऑफिसर ने लगाए हैं उनको अगर सेटिस्फाई कर देते हैं, फिर उसमें चांसेस हैं कि आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा।